अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, दैट्स गुड। रहीम, ओके राइट। जब हमारा लास्ट टाइम सेशन एंड हुआ था, सो वी हैड जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली हम दो तरह से फूड्स को क्लासिफाई करते हैं। एक हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और एक हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो हमारे जिस बेसिस पे हम, जिस क्राइटेरिया की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, वो बेसिकली दो क्राइटेरिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जैसे कि टर्मिनोलॉजी इंडिकेट करी है, मैक्रो मैक्रो इज समथिंग बिग और माइक्रो माइक्रो इज समथिंग स्मॉल, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं which are required in larger quantities on daily basis, और माइक्रो वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं which are required in smaller quantities on daily basis, ठीक है। तो मैक्रो में अकॉर्डिंगली हमें रिक्वायर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो इसमें फॉल करते हैं। वो माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स। फिर दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि वो ये होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एनर्जी यील्डिंग, यानी कि ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, बट वो एक्चुअली हमारे डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और उनके बगैर मेटाबॉलिज्म या हमारी नॉर्मल ऑप्टिमल फंक्शनिंग बॉडी के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। सो उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। वाटर का मैंने आपको ये बता रहा था कि वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस इन द सेंस कि वाटर को अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन के थ्रू देखें तो जो वाटर है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज। और अगर हम वाटर को सेकंड क्लासिफिकेशन के थ्रू देखें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म। आपको पता है, आपने एफएससी की बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं they take place in the presence of what? Water. और human body is composed of approximately how much? 70% of water, ठीक है। तो that means कि अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वाटर माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सो हेंस वी कैन से कि वाटर इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। और आपको बहुत सारे लिटरेचर में, बहुत सारी न्यूट्रिशन की किताबों में वाटर एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा, और बहुत सारी किताबों में आपको वाटर एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा। तो दोनों ही क्लासिफिकेशंस ठीक है, कुछ गलत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस डेफिनेशन को यूज करके इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सर एक दफा फिर इसके बारे में बता दें, कैसे उसको हम लोग क्लासिफाई माइक्रो और मैक्रो में करेंगे। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटे। देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन विच इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, मैक्रो हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो बड़ी होती है, जो ज्यादा होती है। माइक्रो हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं विच इज स्मॉल, ठीक है। तो पहली क्लासिफिकेशन ये है, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किनको कहते हैं? दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज ऑन डेली बेसिस। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम किनको कहते हैं? दोज न्यूट्रिएंट्स which are required in smaller quantities on daily basis। अच्छा, अब अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करो तो इनकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, और प्रोटीन्स आ जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो इनकी एग्जांपल्स में विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है विटामिन या मिनरल्स हमें सिर्फ मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में डेली बेसिस पे चाहिए होती है, इससे ज्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है। ये हमारी पहली क्राइटेरिया है, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब दूसरा क्राइटेरिया भी है, वो क्या है जी? वो ये है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज which provide us energy, यानी ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी मिलती है? हमें कार्ब से मिलती है, हमें फैट से मिलती है, और हमें प्रोटीन से मिलती है। ऑन द अदर हैंड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी बट they are absolutely essential for the regulation of all the metabolic processes taking place in our body। और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? वो विटामिन हैं और वो मिनरल्स। अब वाटर जो है
that can be both a macro as well as a micronutrient. Why or how? अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट डेफिनेशन से जाएं जो स्मॉलर एंड लार्जर क्वांटिटीज, तो वाटर इज रिक्वायर्ड एक्चुअली इन लार्जर क्वांटिटीज ऑन डेली बेसिस. आप देखो ना एक एडल्ट को ऑन एन एवरेज, बहुत ही जनरलाइज अगर मैं करके बताऊं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके वेरी करता है, बट बहुत जनरल अगर मैं बताऊं तो वी नीड अप्रोक्सीमेटली, एन एडल्ट नीड्स अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर्स वाटर पर डे. ठीक है, तो दैट मीन्स के वाटर इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाएं जिसमें हम कह रहे हैं कि एनर्जी यील्डिंग वर्सेस रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो उसके अंदर जब हम वाटर कंज्यूम करते हैं तो वी डोंट गेट एनी एनर्जी, बट हमारा जो वाटर है वो हमारे बहुत सारे, बल्कि सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है. ठीक है, तो उस हिसाब से वाटर इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो आपको बहुत सारी बुक्स में वाटर एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेगा और बहुत सारी बुक्स में एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेगा. ठीक है, अच्छा, Eamon is saying water is macronutrient because it is required in large quantities and water is micronutrient because it helps in metabolism. बिल्कुल यही समरी है इस डिबेट की. ठीक है, अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, लेट्स से कि आपने एक ग्लास लिया पानी और उसके अंदर वो आपने कंज्यूम किया, फर्स्ट सिचुएशन. ठीक है, सेकंड सिचुएशन है एक ग्लास आपने लिया पानी और उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऐड की शुगर. सेकंड सिचुएशन ये होगी. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ 1 ग्लास पानी लिया, सेकंड सिचुएशन में 1 ग्लास पानी और 1 टेबलस्पून शुगर, और थर्ड सिचुएशन में आपने 1 ग्लास पानी लिया और उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने एक्सट्रैक्टेड सोर्स डाला विटामिन ए का. तो आपने मुझे ये बताना है, 3 सिचुएशन मैंने आपको दी है, आपने मुझे ये बताना है कि आपको किस सिचुएशन में एनर्जी मिलेगी और किसके अंदर नहीं मिलेगी. सर आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ. मैंने फर्स्ट 3 सिनेरियोस मैंने आपको दिए. सिनेरियो 1, आपने 1 ग्लास पानी का कंज्यूम किया. ठीक है, आपको कितनी एनर्जी मिलेगी. सिनेरियो 2, आपने 1 ग्लास पानी लिया और उसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की, और सिनेरियो 3, आपने 1 ग्लास पानी लिया और उसके अंदर विटामिन ए का एक्सट्रैक्टेड सोर्स, यानी सिंपल कर देता हूं कि आपने विटामिन ए डाला साथ में. आपको किस सिचुएशन में एनर्जी मिलेगी, या ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, और किस में नहीं मिलेगी. सर सेकंड सिनेरियो में सर सेकंड में, क्योंकि वहाँ पे शुगर है तो शुगर जो होगी वो ज्यादा एनर्जी, अच्छा, कार्ब ओके, है तो ज्यादा एनर्जी देगी. ज़्यादा और फर्स्ट, ठीक है, और जब हम सिंपल ग्लास ऑफ वाटर लेंगे तो वो हमें इतना ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी, उससे मिलेगी लेकिन कम मिलेगी. कम मिलेगी. अच्छा, ठीक है, आगे बेटे. और यस सर, सेम यही है कि जो सेकंड सोर्स है उसमें हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी. अच्छा, और और सिंपल से कम मिलेगी. और जो थर्ड मैंने बताया उससे विटामिन ए वाला, सर उससे भी तो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल सकती जैसे नहीं मिली सर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता. सर विटामिन्स जो है एसेंशियल वो एनर्जी एज सच प्रोवाइड नहीं करती. अच्छा बेटे, 1 मिनट, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था. एक बच्ची का माइक बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है. जिसको अपना रिस्पांस देना है आप लोग हैंड रेज करो, मैं आपको खुद अनम्यूट करता हूँ. ठीक है, क्विकली हैंड रेज करते जाओ जो अपना रिस्पांस देना चाह रहे हैं. ठीक है जी, मिसबा वहीद. जी बेटे, मिसबा आप बताओ पहले. सर एज पर माय सजेशन, सिंपल ग्लास ऑफ वाटर हमें कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स जस्ट वाटर. और एज पर गोज विद द विटामिन जो हमने विटामिन ए लिया है, ये भी हमारे लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिशन है, लेकिन ये हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता. ये हमें दूसरी चीजों में हेल्पफुल है. एज पर शुगर जिसमें हमने ऐड किया है, बिकॉज शुगर इज ग्लूकोज,
तो that will provide us with energy after assimilation obviously. अच्छा ठीक है बेटी, ठीक है। आगे ईशा जी, ईशा आप बताओ बेटे। सर आई थिंक कि शुगर वाले से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी और विटामिन ए वाले से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, आई गेस। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। आगे जवेरिया आप बताओ बेटे। सर जो शुगर वाला ग्लास है उसमें हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि शुगर जो है एनर्जी सोर्स है, और जो सिर्फ पानी है उससे भी हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि शुगर नहीं, क्योंकि वाटर जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। और जो ये विटामिन ए वाला है ये एसेंशियल बॉडी फंक्शंस के लिए होता है, इससे एज सच एनर्जी जनरेट नहीं होगी। अच्छा ठीक है बेटे। और तहरीम जी बेटा। हमें सिंपल ग्लास ऑफ वाटर से उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी हमें 1 टीस्पून शुगर के साथ मिलेगी, क्योंकि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। और विटामिन ए से हमें उतनी एनर्जी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि विटामिन ए माइक्रोन्यूट्रिएंट है और वो मेटाबॉलिज्म और दूसरे प्रोसेसेस में एड करेगा पर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है बेटे, सही है, ओके। अच्छा कुछ लोगों ने चैट में भी रिस्पॉन्ड किया है, वो भी मैं देख लेता हूँ। मिसबाह से तो हो गई बात। अच्छा एमन सेकंड सोर्स लार्जेस्ट एनर्जी यानी कि मिलेगी, ठीक है। फायजा सेकंड में आई गेस। अच्छा अंदलीब कह रही है विटामिन माइक्रो सो इट कांट प्रोवाइड अस एनर्जी, शुगर प्लस वाटर गिव्स एनर्जी मोर एज कंपेयर टू सिंपल वाटर। अच्छा बेटे ठीक है, मुझे अब सबके रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। जो रिस्पांस देना चाहते। यशफा भी कह रही है सर सेकंड विल बी लार्जेस्ट, थर्ड लेस देन दैट एंड वाटर नो एनर्जी। अच्छा ओके, मैं बेटे बताता हूँ। देखो मैंने आपको 3 सिनेरियो दिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अच्छा और आप हो भी गए कंफ्यूज कुछ लोग। देखो फर्स्ट सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि आपने 1 गिलास पानी पिया तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। देखो ऑलवेज रिमेंबर, हम 1 गिलास पानी पिए, 4 गिलास पानी पिए, 10 गिलास पानी पिए, 6 लीटर पानी पिए, we will get 0 calories, 0 energy. Water does not provide us any energy whatsoever. ठीक है। वाटर को अब किसी एक बच्चे ने कहा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो वाटर से हमें कम एनर्जी मिलेगी। नहीं बेटे, कम नहीं कहना, मिलेगी ही नहीं। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने वाटर को जिस बेसिस पे कहा है वो सिंपली ये है कि वाटर इज रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज ऑन डेली बेसिस। लार्जर क्वांटिटीज का बिल्कुल ये मतलब कतन नहीं है कि वाटर अगर हम लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए तो ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो वाटर आप सादा पानी यानी उसके अंदर कुछ एडेड नहीं है, प्लेन वाटर आप जितना मर्जी भर भर के पीते रहो उसके अंदर से आपको एनर्जी 0 मिलती है, ठीक है। पानी पीने से आपको एनर्जी, लेट से कि आपने फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी गए हुए हो और दोपहर का लंच आपसे मिस हो गया, और जाहिर है जब लंच में मिस हो जाएगा तो आपको भूख लगेगी, आपके एनर्जी लेवल्स लो होंगे। तो क्या अगर आप 4 गिलास पानी पी लो तो आपके एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएंगे? नो, 4 गिलास पानी पीने से आपको एब्सोल्युटली 0 कैलोरी 0 एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सिनेरियो हो गया। अब सेकंड सिनेरियो क्या था कि आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड किया। ओके, yes, that will definitely provide us energy. Why? Because sugar, आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल से, sugar is a carbohydrate, ठीक है। ग्लूकोज है या सुक्रोज है, किसी भी फॉर्म में, मैंने कोई ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया क्योंकि अभी हमने डिटेल से पढ़ा नहीं है। तो शुगर हम किसी भी फॉर्म में लें, जो नॉर्मल जैसे घर में टेबल शुगर भी आप लेते हो उसको हम सुक्रोज कहते हैं, जो चीनी है चाय में जैसे आप ऐड कर रहे होते हो। तो जब हम वो लेते हैं या कोई सी भी शुगर लेते हैं तो उससे हमें डेफिनेटली एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगर आप देखो ये जो आप फिजी ड्रिंक्स पीते हो बड़े शौक से, वो जो ऑरेंज कलर वाला, वाइट कलर वाला या वो ब्लैक कलर वाला, तो उन सब के अंदर बेसिकली क्या होता है, उन सब के अंदर वाटर होता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एडेड शुगर्स, और उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसके अलावा और कुछ भी एडेड नहीं होता। तो यस डेफिनेटली शुगर एडेड इन वाटर डज प्रोवाइड अस एनर्जी। थर्ड सिनेरियो मैंने दिया था अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 1 गिलास पानी लिया और उसमें आपने कोई विटामिन का सोर्स डाला, विटामिन ए मैंने शायद कहा था। तो अगेन बेटे रिमेंबर कि आप कोई भी विटामिन लेते हो, कोई भी मिनरल लेते हो, इनसे आपको एनर्जी नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी अमाउंट्स के अंदर लो, विटामिन, मिनरल, वाटर फॉर दैट मैटर, इन तीनों न्यूट्रिएंट से आपको एनर्जी नहीं मिलती।
ठीक है, एनर्जी आपको सिर्फ किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट से आपको एनर्जी मिलती है। हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइबर, तो फाइबर भी आपको कुछ एनर्जी देते हैं, लेकिन खैर वो लेटर ऑन, अभी के लिए जस्ट फॉरगेट अबाउट फाइबर, क्योंकि वो एक एडवांस्ड लेवल की चीज है। फाइबर इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट। वो फिर एक और बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, अभी आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट। एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? 3। उसके अंदर कार्ब्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, when 1 gram of carb is oxidized or burned in the body, it provides us 4 calories of energy. When 1 gram protein is oxidized or burnt in the body, it also provides us 4 calories of energy. ये जो K लिखा है ना, it stands for kilo. तो ये क्योंकि बहुत स्मॉल यूनिट फिर बन जाते हैं, इसलिए हम किलो को पढ़ने में, बोलने में हम किलो नहीं बोलते, हम जस्ट कैलोरीज ही बोलते हैं। उसका मतलब किलो कैलोरीज ही होता है। ठीक है, एंड व्हेन 1 gram of fat is oxidized, it provides us 9 calories of energy. ठीक है, जब 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे अगेन 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। और जब हम 1 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये चीज जहन में रखनी है। एक और चीज है जिसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वी गेट एनर्जी, और वो चीज का नाम है अल्कोहल। ठीक है, जब हम 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वी गेट 7 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम या 1 ml अल्कोहल नॉर्मली ज़ाहिर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अल्कोहल तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है ना? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन 4 कैलोरीज दे रहे हैं पर ग्राम, अल्कोहल हमें दे रहा है 7 कैलोरीज पर ग्राम। तो फिर न्यूट्रिएंट्स में हमने अल्कोहल का नाम तो नहीं लिया, Why is that so? वो तो हमें इतनी अच्छी अमाउंट में एनर्जी दे रहा है। अलीना सिंह सर, अल्कोहल तो हराम होता है ना? बेटे वो हमारे लिए हो सकता है, हम तो एज डाइटिशियंस डिस्कस करें। कल को अगर आपने यूरोप में जाके काम करना हो, आप यूएस से मूव कर जाओ, आप कनाडा मूव कर जाओ, तो वहां पे आप लोगों को ये कहोगे कि ये हराम है, आप मत लो। वहां पे तो नहीं आप ये कह सकते। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपसे ये है कि अल्कोहल को हमने न्यूट्रिएंट क्यों नहीं कहा? क्या हमने मिस कर दिया कि अल्कोहल न्यूट्रिएंट है? क्योंकि एनर्जी तो हमें दे रहा है। सर हम अल्कोहल को इस वजह से न्यूट्रिएंट नहीं कहते क्योंकि अल्कोहल हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड इट्स एंटागोनिस्टिक to the definition of nutrition, which is that it should regulate the process of repair, growth, regeneration or reproduction, or it should be necessary for the maintenance of growth or regulation of the body. तो ये 2 points उसके antagonistic work करता है, इस वजह से हम इसको nutrition में नहीं include करते हैं। ओके, वेरी गुड। अंदलीप ने भी कुछ सिमिलर ही चीजें बताई हैं। Alcohol is not good for health and damages our organs. दानिया सिंह, if alcohol gives energy, why do people pass? अच्छा नहीं बेटे, वो डिफरेंट स्टोरी है। एनर्जी प्रोवाइड करना उसका डिफरेंट फंक्शन है, जो व्हेन पीपल पास आउट इट्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो उन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एनर्जी डेफिनेटली देते हैं, जो पास आउट लोग करते हैं उसकी रीजंस और होती है। ठीक है, आयशा सिंह, इट्स नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी।
अच्छा, नॉट नीडेड में बेटे और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो हम ले रहे होते हैं बट वो हमें नहीं चाहिए होते, ठीक है। जैसे मैंने आपको डे 1 पे एग्जांपल दी थी, बच्चे जो हैं वो मट्टी भी खाते हैं, पेपर भी खा लेते हैं, रेत भी खा लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इट्स अ डिप्रेसेंट टीचर। अच्छा मैं बताता हूँ बेटे, ठीक है। मिसबा ने कहा जैसे और अंदलीप ने कहा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली although alcohol provides us energy, yet it is never classified as a nutrient. Why? Because it does more harm to the body than the benefits, ठीक है। Alcohol is damaging for our health. So although despite the fact that alcohol provides us good amounts of energy, it is never considered to be a nutrient. It is never ever classified as a nutrient. उसमें हलाल और हराम की बात नहीं होगी बेटे। देखो वो तो एक सर्टन एक रिलीजियस व्यू पॉइंट है ना, वो तो जिस रिलीजन में हलाल है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। तो एज डाइटिशियंस अगर हम बात करें तो इवन आप अगर वेस्ट में भी चले जाओ, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे अल्कोहल फॉर लीगली अलाउड है, लीगली भी और रिलीजियसली और कल्चरली हर हिसाब से, वहां पे भी डाइटिशियंस आपको कभी ये कहते हुए आप नहीं सुनोगे कि जी अच्छा आपको एनर्जी लेवल्स लो हैं, आप ऐसा करें कि आप 1 कप अल्कोहल ले लें, 1 ग्लास अल्कोहल ले लें, या आप सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा अल्कोहल ले लिया करें, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये आपको डाइटिशियंस कहते हुए कभी भी नहीं मिलेंगे। रीजन ये है कि अल्कोहल के डैमेजिंग इफेक्ट्स बहुत सारे हैं कंपेयर टू उसका जो एक आधा जो एनर्जी प्रोविजन का बेनिफिट, ठीक है। तो नाउ आई होप दैट यू आर क्वाइट क्लियर कि जी हमारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया, ठीक है। सर एक तो क्वेश्चन है कि जी अगर जो फैट है 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरीज हमें दे रहा है, तो वो फिर प्राइमरी सोर्स क्यों नहीं है एनर्जी की बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स है ना प्राइमरी सोर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी तो बेटा फिर हाँ, उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी की जो नेचुरल प्रेफरेंस है ना, नेचुरल प्रेफरेंस वो सबसे पहले होती है कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करने की एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट इज इजीली डाइजेस्टेबल कंपेयर टू फैट्स। सेकेंड प्रेफरेंस जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आती है फैट्स की, बिकॉज इट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट। और फिर थर्ड लीस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी का होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज ऑल मसल्स, आपको पता है। तो अगर बॉडी प्रोटीन्स को पहले यूज करना शुरू कर दे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब है कि आपके मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, विच इज नेवर एवर रिक्वायर्ड। अगर बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है कि हमारे जैसे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, हार्ट, लिवर, किडनीज, लंग्स, इन सब के अराउंड फैट की बड़ी इंपॉर्टेंट कुशनिंग होती है, फैट की बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। तो वो कुशनिंग या वो लेयर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको पता है हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, दे नीड फैट्स फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, तो वो सारे उनके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हेंस हमारी बॉडी का जो नेचुरल प्रेफर्ड सोर्स है एनर्जी डिराइव करने का, वो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर सेकंड नंबर पे आता है फैट्स, और फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रेफरेंस अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई हुई है हमारी बॉडी, ठीक है जी। अच्छा, फाइजा इज आस्किंग सर, इज देयर एनी अदर सोर्स टू बीट अप द एनर्जी लेवल ऑफ अल्कोहल? नहीं, और इसके अलावा कोई सच हमारे पास सोर्स नहीं है जिससे हमें एनर्जी मिले। Isha is saying, asking, in fact, sir, due to this amount of energy in alcohol, people lose control in themselves after drinking it. नहीं बेटे, बिल्कुल इसकी ये रीजन नहीं है। मैंने बताया पास आउट होने की या लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह और है, वो टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली होता ये है कि अल्कोहल की ब्रेकडाउन से एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो बेसिकली
इन चीजों के अंदर रिजल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका हाई एनर्जी सोर्स होने से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं, ठीक हो गया। सो नाउ लेट्स डिस्कस दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिटेल वन बाय वन। सो आपकी बुक है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 33। सो वहां से रेफरेंस हम लेके चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज वाटर, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर तो आप सबको पता है डेफिनेटली कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O और इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 18। सो 1 into 2 ये हाइड्रोजन के लिए आ जाता है और 16 into 1 ये आ जाता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। सो 2 + 16 जब हम करते हैं तो ये हमारा 18 आ जाता है, ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है। वाटर गेट्स बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम घरों में वाटर बॉईल करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एज डाइटिशियंस, जो सेफेस्ट फॉर्म है ड्रिंकिंग वाटर की जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनली दैट इज बॉइल्ड वाटर, ठीक है। तो अगर आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो फिर आपको आइडियली क्या करना चाहिए, आपको आइडियली वाटर को बॉईल करना चाहिए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको वाटर को लेके जाना चाहिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, और उसके ऊपर लेट इट बॉईल फॉर 5-10 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है। और फिर आप उस वाटर को कंज्यूम करें तो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर टू बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो भी इफेक्टिव हैं लेकिन नॉट एज मच इफेक्टिव एज बॉइलिंग वाटर, जैसे फिल्टर्ड हो गया या और आजकल तो वो यूवी लाइट और ये सारी चीजें भी बहुत सारी टेक्निक्स आई हुई, ठीक है। पेज नंबर इज 33। अच्छा, फिर इसके अलावा वाटर आपको पता है इट एग्जिस्ट्स इन ऑल द 3 फॉर्म्स, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। अच्छा, when we talk about foods, तो water is interestingly water is present in many different foods, ठीक है। और कुछ foods के अंदर water content बहुत ज्यादा हाई होता है, कुछ foods के अंदर water content काफी पुअर होता है, काफी लो होता है। So as dietitians you should have a very good idea कि किन foods में वाटर कंटेंट अच्छा होता है और वो फूड्स आप अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं उन लोगों में जिन लोगों में डिहाइड्रेशन हो या जिनका वाटर इंटेक नॉर्मली कम होता है, ठीक है। सो जैसे अगर ये आपकी बुक में के अंदर पेज 34 पे टेबल भी बना हुआ है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट फूड सोर्सेज हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि किन में वाटर कंटेंट हाई होता है और किन में वाटर कंटेंट लो होता है। सो अगर हम हाई वालों की बात करें सबसे पहले तो क्यूकम्बर जो आजकल जैसे गर्मियों में बड़ा ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, 95% ऑलमोस्ट वाटर होता है इनके अंदर पर 100 ग्राम, ठीक है, विच मीन्स के प्रीडोमिनेंटली वाटर प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल में तो 85% ऑलमोस्ट वाटर कंटेंट है इसके अंदर। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें टमेटोज की तो टमेटोज में भी तो 94% के करीब वाटर कंटेंट है। स्पिनच के अंदर 93% के करीब वाटर कंटेंट होता है। फिर वाटरमेलन्स में भी ओवर 90%, आई बिलीव 88 या 90% वाटर कंटेंट होता है। सो अगेन इट्स वेरी हाई इन वाटर कंटेंट, ठीक है। सो दीज आर, इफ एनीवन आस्क्स यू कि जी विच फूड्स आर रिच इन वाटर कंटेंट, सो आप इन तमाम फूड्स के नाम ले सकते हैं। अलोंग विद मिल्क, हाउ कैन वी फॉरगेट मिल्क, मिल्क के अंदर भी वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, 83% है पर 100 ग्राम। फिर मैंगो में भी अच्छा वाटर कंटेंट है 82% के करीब। फिर अगर हम ऐसे फूड्स की बात करें विच हैव पुअर वाटर कंटेंट तो उसमें एज यू कैन सी
जो घी है उसके अंदर इट इज़ वेरी पुअर इन वाटर कंटेंट, 0.2 ग्राम्स पर 100 ग्राम। फिर इसी तरह से पीनट्स या जो नट्स हैं, पिस्ताशियोज हैं, पीनट्स हैं, these are walnuts हैं, these are all poor in water content, ठीक है। इवन बटर, यानी जितने इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितनी तरह के भी ऑयल्स, नट्स, फैट्स के सोर्सेज हैं, these are poor in water content, ठीक है। तो ये टेबल, बटर इवन फॉर दैट मैटर, तो ये टेबल आपके सामने है। सो यू शुड नो कि जी किन फूड्स के अंदर वाटर कंटेंट अच्छा है और कौन से फूड्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट पुअर है। अच्छा, फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। तो जाहिर है जब ये डिसोसिएट होता है तो इट यील्ड्स हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल इज अ प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। और ओवरऑल जब हम पूरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक्चुअली ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि डोनर भी है एट द सेम टाइम और एक्सेप्टर भी है। जब हम वाटर के अंदर कोई भी एसिड ऐड करते हैं तो उसके अंदर होता यह है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं यानी कि हाइड्रोजन आयंस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं और उसकी वजह से वाटर एसिडिक हो जाता है। और जब हम वाटर के अंदर कोई अल्कली, कोई बेस ऐड करते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज कर जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो वाटर है दैट बिकम्स अल्कली, ठीक है। और जिन फूड्स की pH वैल्यू 7 से कम होती है दे आर कंसिडर्ड टू बी एसिडिक इन नेचर, और जिन फूड्स की वैल्यू pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है दे आर कंसिडर्ड टू बी बेसिक इन नेचर या अल्कली इन नेचर, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं नेचर ऑफ फूड इन वाटर कि बेसिकली जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे फूड्स दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फूड सच एज ऑयल्स, फैट्स, नट्स व्हिच आर अ पुअर सोर्स ऑफ वाटर। सो वाटर बेसिकली फूड में किस फॉर्म में, किस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फूड्स, सो वाटर एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन फूड्स एज बोथ फ्री एज वेल एज बाउंड फॉर्म, ठीक है। तो दो फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट होता है फूड्स के अंदर, एक तो फ्री फॉर्म है और एक उसकी बाउंड फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे अगर हम फ्री फॉर्म की बात करें तो फ्री फॉर्म जो वाटर की है वो प्रेजेंट है जैसे टमेटोज के अंदर या ऑरेंज के अंदर, ठीक है। और ये जो फ्री फॉर्म होती है वाटर की, क्योंकि जाहिर है ही फ्री फॉर्म, तो दैट इज रेडीली अवेलेबल फॉर different reactions to take place, for different reactions to occur। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इस फ्री वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बाउंड वाटर होता है वो अगेन आगे फर्दर दो तरह का होता है। एक बाउंड वाटर फिजिकली बाउंड होता है और एक बाउंड वाटर केमिकली बाउंड होता है, ठीक है। जो फिजिकली बाउंड वाटर होता है उसके अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो वाटर को वो फोर्सेस फिजिकल इन नेचर होती हैं जो वाटर को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। और उसकी एग्जांपल क्या है, जेल्स या एमल्शंस। अब जेल्स या एमल्शंस क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में बस आगे देखते हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, जेल्स या एमल्शंस, फिजिकली बाउंड वाटर की। सर जी सर आप ये जिधर से पढ़ा रहे हैं वो पेज नंबर बता दें या फिर वो स्क्रीन शेयर कर देखिए, दें अपनी। पेज नंबर 34 3 बार अनाउंस कर चुका हूं मैं। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 चैप्टर नंबर 6। पहले भी अनाउंस किया मैंने, 2 बार पहले अनाउंस किया।
अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो केमिकली बाउंड वाटर होता है दैट इज एक्चुअली लिंक्ड विद अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो अदर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, फिर वो अदर न्यूट्रिएंट्स में इवन हमारे सॉल्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो केमिकली बाउंड वाटर है उसके अंदर हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ लिंक्ड होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अच्छा, बाउंड वाटर चाहे वो फिजिकली बाउंड है चाहे वो केमिकली बाउंड है, उनकी प्रेजेंस में केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितनी ज्यादा फ्री वाटर के केस में हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली फ्री वाटर का मतलब ही है ना कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली प्रेजेंट हैं, तो चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उन वाटर मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करे, चाहे कोई केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर हो रहे हों, तो उनके लिए वो फ्री वाटर आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। और इससे हमें ये भी फिर पता चलता है कि जिन फूड्स के अंदर फ्री वाटर अवेलेबल होता है उनके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होने का या फूड के स्पॉइल होने का चांस भी ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो जिन जिन फूड्स में अगर आप देखो, आप जैसे टमेटोज को अगर ओपन में छोड़ दो तो टोमेटोज बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन फूड्स के अंदर वाटर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है उन फूड्स के अंदर स्पॉइलेज भी अकॉर्डिंगली बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया या तो वो केमिकल या बायोकेमिकल कोई रिएक्शन उनके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं या फिर उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट अच्छा जी, राइट, वी आर बैक। सो सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा। सर ये जो फिजिकल बाउंड वाटर होता है तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं किसी तरीकों से? डू वी हैव अ प्रोसेस फॉर दैट? बेटे इंडस्ट्रियल, हाँ जी, इंडस्ट्रियल जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उनमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम फिजिकली जो बाउंड वाटर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। घरों पे नहीं, कमर्शियल लेवल पे हम कर सकते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। और वो करते भी हैं ताकि हम फूड की स्पॉइलेज को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। क्योंकि जाहिर है जितना ज्यादा वाटर अवेलेबल है फ्री में तो खैर खास तौर पे ज्यादा, लेकिन इन जनरल भी जितना ज्यादा वाटर कंटेंट अवेलेबल है उतने ही ज्यादा उसके स्पॉइल होने के चांसेस जाहिर है बढ़ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा ये फ्री वाटर के केस में होता है लेकिन इवन बाउंड वाटर के केस में। अच्छा, अब जनाब वी यूज अ टर्म विच इज नोन एज ERH, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये टर्म क्या होती है? इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इक्विलिब्रियम आपको पता है कैसी स्टेट होती है जिसके ऊपर वी आर इन द बैलेंस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बैलेंस में होती है, यानी कि ना तो मॉइस्चर गेन हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी इज ऑल अबाउट मॉइस्चर ना, और ना मॉइस्चर का लॉस हो रहा होता है। जितने भी हमारे ऐसे फूड्स हैं या कोई भी मटेरियल विच कंटेन्स वाटर, जब वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने उनको रखा होता है तो वो मॉइस्चर या एब्जॉर्ब करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर दे कैन रीच द इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ऐसे फूड्स जिनका ERH, ऐसे फूड्स जिनका ERH 0 से लेके 25% तक होता है, they are quite stable. क्यों? क्योंकि उनके अंदर ERH लो है ना। ऐसे फूड्स जिनका ERH 25 से लेके 80% तक होता है, उनके अंदर स्पॉइल होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ERH हाई हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये चीजें, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, ये चीजें ज्यादा हो रही होती हैं। और ऐसे फूड्स जिनके अंदर ERH 80 से लेके 99% होता है, उनके अंदर फिर स्पॉइलेज का चांस मैक्सिमम होता है। माइक्रोबियल ग्रोथ मैक्सिमम होती है, फूड स्पॉइलेज मैक्सिमम होती है, ये तमाम चीजें बहुत फास्ट रेट पे होती है। तो हमारी फिर कोशिश ये होती है कि ऐसे फूड्स जिनका ERH ज्यादा है, उनके अंदर हम कमर्शियल लेवल्स पे ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर सकें, ऐसे प्रोसेस से उनको गो थ्रू करा सकें जिससे उनका ERH कम हो जाए और वो फूड्स रिलेटिवली स्टेबल हो जाएं। यानी कि इन अदर वर्ड्स वो फूड्स जल्दी स्पॉइल ना हो, जल्दी खराब ना हो। ठीक है, जाहिर है हमारा जो ERH होता है वो ये है कि इक्विलिब्रियम की वो स्टेट के जहाँ पे मॉइस्चर गेन भी नहीं हो रहा और लूज भी नहीं हो रहा। लूज भी बिल्कुल ऐसे ही, जो बैलेंस्ड स्टेट है। ओके सर, थैंक यू। तो जाहिर बेटे देखो, जो भी हमारा फूड है ना, हमारा इवेंचुअल उसको लेके ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ को हम मैक्सिमाइज कर सकें। शेल्फ लाइफ मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर में बताया था। शेल्फ लाइफ ऑफ फूड हम किसको कहते हैं कि जब हम फूड को हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब हम फूड को हार्वेस्ट कर लेते हैं, वहां से लेके हमारे कंज्यूम करने तक जो पीरियड है, उसके अंदर जब वो कंज्यूम करने के काबिल रहता है, दैट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। यानी फूड को हमने हार्वेस्ट किया और हार्वेस्ट करने से लेके हमारी टेबल पर पहुंचने तक, जैसे वीट की अगर हम बात करें तो वीट को ऑब्वियसली हमने फ्लोर की फॉर्म में तो नहीं हम हार्वेस्ट करते, वीट को तो एज वीट क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं। तो फील्ड में वीट की क्रॉप को हमने हार्वेस्ट किया, फसल जो हम कहते हैं कि जी फसल की कटाई हो गई। अब वहां से लेके हमारी टेबल पे, लेट से वीट को हम चपाती की शक्ल में खा रहे हैं, हमारी टेबल पर चपाती पहुंचने तक बीच में कितने सारे प्रोसेसेस हैं। तो ये सारा जो टाइम है ये है इसका शेल्फ लाइफ। तो हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम फूड की शेल्फ लाइफ को जिस हद तक ह्यूमनली पॉसिबल हो सके हम उसको मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, और जाहिर है मैक्सिमाइज करने से क्या फायदा होगा? मैक्सिमाइज करने से बड़ा सिंपल सा फायदा होगा कि फूड स्पॉइल नहीं होगा। फूड स्पॉइल नहीं होगा तो वो हमारे लिए खाने के काबिल रहेगा ज्यादा से ज्यादा देर तक, और उससे हमारा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मैक्सिमाइज होगा। अगर स्पॉइल्ड फूड हम मार्केट में लेके जाएंगे तो जाहिर है वो तो कोई भी नहीं लेगा, वो तो उसी तरह से फार्मर को लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा, और फिर मैंने आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में भी बताया था कि कितना ज्यादा हमारा फूड अनफॉर्चुनेटली पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसेस के अंदर उसका वेस्टेज हो रहा होता है। अच्छा,
देन नेक्स्ट जनाब आ जाता है नेचर ऑफ फूड डिस्पर्शन, जो मैंने आपको भी एग्जांपल भी एक दी थी ना, जेल और एमल्शन की, तो मैंने कहा था अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ डाइपोल नेचर। हमने अभी पढ़ा भी है कि एक तरफ हाइड्रोजन आयंस हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, और एक तरफ हाइड्रोक्साइड आयंस हैं जो प्रोटॉन, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो H पॉजिटिव हमारे, हाँ प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, उल्टा मैंने शायद बोल दिया, और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हेंस वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका डाइपोलर नेचर होता है। और इसी डाइपोलर नेचर की वजह से हमारे जो सॉल्ट्स हैं दे आर रेडिली डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो वाटर में, या फॉर दैट मैटर जितने भी सॉल्ट्स हैं, सोडियम तो NaCl है। जैसे अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें KCl, अगेन उसके अंदर K पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, सोडियम में Na पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है। तो इसी डाइपोलर नेचर की वजह से हमारे जितने भी सॉल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड salts तो easily dissolve हो जाते हैं वाटर में। On the other hand, there are several substances जो वाटर के अंदर dispersed रहते हैं, वो वाटर में dissolve नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी इस तरह की केमिकल नेचर नहीं है कि वो वाटर की डायपोलर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए वाटर में डिसॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो वो वाले जो सब्सटेंसेस हैं दे आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे कि हमारे अल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए। सो ये जब प्रेजेंट, इनको हम लेट से हमने वाटर में एल्डिहाइड ऐड किया, कीटोन ऐड किया, अल्कोहल ऐड किया, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। फिर इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, डिसॉल्व क्या होते हैं? सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर केमिकल नेचर। और डिसॉल्व क्या नहीं होते? जितने हमारे बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वेदर कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। सर जो शुगर है वो भी कार्ब्स में आ जाएगी, तो शुगर तो हमारे पास डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, तो इसकी क्या रीजन? इट इज शुगर इज अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, which gets dissolved in water. शुगर की जो केमिकल नेचर है that is different compared to the chemical nature of other carbohydrates. ठीक है, which lets sugar dissolved in water. ठीक है, अच्छा, अब इसी से हमने एक टर्म कॉइन की और उस टर्म को हम कहते हैं फूड सॉल्यूशंस। फूड सॉल्यूशंस आपकी बुकिश डेफिनेशन में पढ़ूं, पेज नंबर 35 पे दी भी हुई है, आप यहां से बाद में देख भी सकते हैं। फूड सॉल्यूशंस आर डिस्पर्शंस इन विच सॉलिड or semi-solid particles are evenly distributed in water. ठीक है, फूड सॉल्यूशंस हम ऐसे डिस्पर्शंस को कहते हैं जिनके अंदर चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स हों चाहे वो लिक्विड पार्टिकल्स हों,
वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि हम अलहदा अलहदा से उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम कहते हैं फूड सॉल्यूशंस। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर we have macromolecules, macromolecules, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और लिपिड्स यानी कि फैट्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैम, जेली, मिल्क, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। और फूड सॉल्यूशंस की जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे आप अगर सॉल्ट वाटर देखो, सॉल्ट वाटर आप एक ग्लास पानी में टेबल सॉल्ट ऐड कर दो, या जूस आप देखो एक ग्लास पानी में शुगर ऐड कर दो। फिर इसी तरह से एक और टर्म हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं फूड जेल्स। मरियम का भी क्वेश्चन है, मैं बेटा देता हूँ आंसर, ये थोड़ा सा एक कर लो। फूड जेल्स, अच्छा फूड जेल्स ऐसी डिस्पर्शन को कहते हैं जिसके अंदर दो डिफरेंट फेजेस होती हैं, जिसके अंदर दो डिफरेंट फेजेस होती हैं। एक फेज होती है वाटर की और एक फेज होती है इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स की। फूड जेल मैंने कहा हम ऐसी डिस्पर्शन को कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। एक फेज है वाटर की और एक फेज है इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स की। तो जो आप जैम्स या जेलीज या मार्मलेट कंज्यूम करते हैं वो एग्जांपल्स हैं फूड जेल्स की। जैम्स, जेलीज एंड मार्मलेट। मिल्क की लेकिन अगर हम बात करें तो मिल्क फूड जेल नहीं है, हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन जरूर है लेकिन फूड जेल नहीं है। फिर इसी तरह से हम टर्म यूज करते हैं एमल्शन या फूड एमल्शन। फूड एमल्शन, अच्छा एमल्शन एक ऐसी डिस्पर्शन को कहते हैं which contains two immiscible liquids, which contains
टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं हम जिनको कर सकते, इमिसिबल जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते। इसके अंदर देयर आर टू फेजेस, एक को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और एक को हम कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूअस फेज। जो कंटिन्यूअस फेज होती है वो जनरली अनस्टेबल होती है। कंटिन्यूअस फेज मैंने बताया वो अनस्टेबल होती है। नहीं सॉरी, मैंने शायद उल्टा बता दिया। जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो अनस्टेबल होती है। सॉरी, इसको बेटे करेक्ट कर लो। डिस्पर्स्ड फेज कंटिन्यूअस तो इट फ्लोज ना। डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, दे कीप ऑन फ्लोटिंग। डिस्पर्स्ड फेज अनस्टेबल होती है। जैसे ऑयल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो अगर आप वाटर में ऑयल ऐड करो तो वो फ्लोट करता रहता है ना ऊपर। ठीक है, अभी जैसे हमने वाटर और ऑयल की बात की, तो इसका मतलब है लेट्स से कि मैंने वाटर लिया और वाटर में ऑयल ऐड किया, तो वाटर कौन सी फेज होगी? कंटिन्यूअस। और ऑयल कौन सी फेज होगी? डिस्पर्स्ड। ऐसा ही है ना? अगर मैंने वाटर में ऑयल ऐड किया तो वाटर कंटिन्यूअस फेज होगी और ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होगी। इसकी एग्जांपल क्या है? वाटर इन ऑयल, बटर एंड मार्जरीन। यानी बटर एंड मार्जरीन किसकी एग्जांपल है? वाटर इन ऑयल एमल्शन। सो बेसिकली यू कैन सिंपली से एमल्शंस दो टाइप्स की होती हैं, एक वाटर इन ऑयल होती है, एक ऑयल इन वाटर होती है। यानी कि वाटर इन ऑयल वो वाली एमल्शन है जिनके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं किसी ऑयल में, जैसे कि बटर या मार्जरीन के केस में हम वाटर ऐड कर रहे हैं किसी ऑयल के अंदर। और दूसरी टाइप एमल्शन की क्या है? ऑयल इन वाटर। यानी हमने ऑयल ऐड करना है वाटर में, जैसे क्रीम हो गई, जो बेकरी से आप जैसे जो क्रीम लेते हो, या फिर आपकी मायोनेज हो गई। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑयल इन वाटर एमल्शन की। ऑयल इन वाटर एमल्शन। ठीक है, तो हेंस दो टाइप्स के एमल्शन होते हैं हमारे पास, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और इन्हीं को आपको पता है, फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं को बेटे एक्सप्लॉइट करते हुए हम फिर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स ही दी हैं, बटर हो गया या मार्जरीन हो गया या मायोनेज हो गया या क्रीम हो गई। बहुत सारी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए हमें यही फूड एमल्शंस का और ये जो जैम जेलीज बनाते हुए जो हमारे ये जो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मैंने आपको बताए हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं या फूड जेल्स हैं, हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करते हुए, यूज करते हुए हम फिर डिफरेंट
फूड प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, वो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बनाते हैं। अच्छा, ऊपर बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मरियम का क्वेश्चन था एसिड्स कैन बी डिसॉल्व्ड और नॉट बिकॉज़ एसिड्स पोजेस प्रोटॉन। नहीं बेटे, एसिड्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं, एसिड्स एंड अल्कलीज बोथ कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि आपको पता है वही फिर बात है कि उनके अंदर प्रोटॉन डोनर्स और एक्सेप्टर्स अकॉर्डिंगली मौजूद होते हैं। तो दे कैन आल्सो, क्योंकि देखो सॉल्ट भी तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ एसिड एंड बेस ना, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली एसिड्स और जो अल्कलीज हैं दे कैन आल्सो बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा जी, सर बुक में एक बात लिखी हुई है कि प्लास्टिक लिपिड्स सच एज ऑयल फैट्स, तो इनको किस बेस पे प्लास्टिक कहा गया है, मींस के प्लास्टिक लिपिड्स? आप बता सकते हो कहाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी पेज नंबर बताओ, मैं फिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है मैं देखता हूँ। सर ये इमर्जन वाले टॉपिक में ही है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना कि नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्लास्टिक लिपिड्स सच एज ऑयल फैट्स वैक्स एक्सेट्रा। मैं देख, अच्छा ओके, हाँ, अच्छा वो दैट इज, वो उन्होंने इस सेंस में कहा है, देखो प्लास्टिक लिपिड्स वो वाले हम लिपिड्स को कह सकते हैं जो जिनको हमने वाटर में या डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर हम जिनको ऐड करते हैं, जिनको स्टोर करते हैं, ठीक है। जो अपीयरेंस में प्लास्टिक को रिजेंबल कर रहे होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। जिनको हम स्टोरेज जो है वो वाटर में या डिफरेंट सॉल्यूशंस में करते हैं, जिन लिपिड्स को, उनको हम प्लास्टिक लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, नाउ रोल ऑफ वाटर इन फूड्स, जो फूड वाटर में प्रेजेंट है उसका क्या क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं, हमें उसकी कोई हैं भी या नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए वो कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ही कर रहा है या फूड को सिर्फ स्पॉइल ही कर रहा है, क्या ऐसा ही है या कोई बेनिफिट्स भी हमें उसके, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें खैर पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अस अ मीडियम जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स हैं या डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, ऑल दोज आर डिस्पर्स्ड, ठीक है। और फिर बहुत सारे जो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस हैं उनके अंदर भी वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा वाटर सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, हमारी बॉडी के अंदर इट कैरीज सब्सटेंसेस फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। फिर आपको पता, सॉरी मैंने शायद रोल ऑफ वाटर इन बॉडी पहले बताना शुरू कर दिया, ठीक है। इन बॉडी हम डिस्कस करें। फिर आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ वाटर, ठीक है। और ये सारे जो जितने केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में दे आर टेकिंग प्लेस, दे आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर ना हो तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। अब जो फूड में वाटर प्रेजेंट है उसका क्या रोल हो सकता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो वाटर, डिफरेंट नेचर का वाटर डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट है, वो बेसिकली डिफरेंट क्वालिटीज इम्पार्ट कर रहा है उस फूड को, ठीक है। जेल में, जैम में, जेली में, मार्मलेड में, मायोनेज में, बटर में, मार्जरीन में, आइसक्रीम में, इन सब के अंदर डिफरेंट नेचर का वाटर प्रेजेंट है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करते हुए हम डिफरेंट तरह की फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाटर फूड्स के अंदर प्रेजेंट है वो उस फूड प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबल क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि ओके, ऑयल में से वाटर कंटेंट को निकाल दें, सिर्फ ऑयल ही रहने दें, तो क्या वो
बहुत ज्यादा डेंस नहीं हो जाएगा, क्या हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकेगी? नॉट रियली। ठीक है, तो हर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में, या लेट्स से कि मिल्क में से मैं आपको कहूँ, मिल्क यहाँ पे पीछे आपको दिया भी हुआ था ना, 80% के अराउंड मिल्क के अंदर वाटर, 83% मिल्क के अंदर वाटर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मिल्क को डिहाइड्रेट कर देते हैं हम, उसमें से वाटर इवेपोरेट कर देते हैं, तो क्या हम उस मिल्क को हम पी सकते हैं? नहीं, वो तो फिर वो इवेपोरेटेड मिल्क बन जाएगा जो मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, उसको हम पी तो नहीं सकते ऑब्वियसली, उससे तो वाटर कंटेंट ही निकल जाएगा, वाटर कंटेंट तो उस मिल्क का जीरो हो जाएगा, तो उसको हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए तो यूज नहीं कर सकते, वो तो कोई पाउडर्ड मिल्क या इवेपोरेटेड मिल्क या इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, पाउडर्ड मिल्क को पी तो नहीं सकते ना, अनलेस उसके अंदर वाटर ऐड करें, ऐसे ही है या नहीं है? जो छोटे बच्चों को हम सफेद वाला एक वो खास ब्रांड का दूध देते हैं, उसके अंदर हम वाटर ऐड करके देते हैं ना, अगर वाटर ऐड ना करें तो क्या उस मिल्क को वो पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है वाटर की डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, वो भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर ये है कि जो शेल्फ लाइफ मैंने आपके साथ डिस्कस की डिफरेंट फूड्स की कि क्या होती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है हमारे वाटर कंटेंट के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा किसी फूड में, उतनी ही कम उनकी शेल्फ लाइफ होगी। जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा फूड में, शेल्फ लाइफ उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर है फूड के स्पॉइल होने का चांस बढ़ जाता है ना। सो फॉर एग्जांपल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी शेल्फ लाइफ कम है कंपेयर टू शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सीड्स या ग्रेन्स। व्हाई? बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ड्राई सीड्स और ग्रेन्स में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब जो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, वो डिपेंड करती है हमारी एज पे, हमारी हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा बॉडी वेट कितना है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है एनवायरनमेंट में, इन सारे फैक्टर्स पे वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड कर रही होती है। जैसे लेट से मैं अगर आपसे पूछता हूँ, ओके, अगर आप एयर कंडीशनर चला के बैठे हो तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी, या आप दोपहर के 12 बजे सड़क पे धूप में चल रहे हो आपको ज्यादा प्यास लगेगी? कहाँ पे ज्यादा प्यास लगेगी? सड़क पे। दोपहर को धूप में जब चलेंगे। डेफिनेटली तो दैट मींस टेम्परेचर affects our water requirements। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, आपको ज्यादा प्यास लगेगी, या आप कराची में बीच के ऊपर गए हुए हो ज्यादा प्यास लगेगी जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है? तो ह्यूमिडिटी कराची में ऑब्वियसली कराची में, क्योंकि आपको पता है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो वाटर लॉस भी, पसीना उतना ही आता है, वाटर लॉस उतना ही होता है, तो वाटर लॉस जितना होगा जाहिर है रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ेगी ऑब्वियसली। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बेडरूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा प्यास लगेगी, या आप जिम में जाके स्पोर्ट्स कर रहे हो तो ज्यादा प्यास लगेगी? ऑब्वियसली जिम में लगेगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपकी वहां पे बढ़ी हुई है घर में, तो आप रूम के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, हेंस कहने का मतलब ये है कि इन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स, और वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है वो वेरी करी होती है इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत जनरल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी शायद एग्जांपल दी थी कि बहुत जनरल अगर हम करें
तो एक एडल्ट को 2 लीटर्स के करीब वाटर दिन में चाहिए होता है। लेकिन फिर ये बेटे बिल्कुल ये बिल्कुल कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये फिर वो बातें वेरी करते हैं। एक मजदूर जो सुबह 8 घंटे काम शुरू करता है और शाम को 4 बजे तक 8 घंटे की शिफ्ट करता है और बाहर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वो 8 घंटे मुसलसल ईंटें उठा रहा है, तो उसको शायद 4 लीटर पानी चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली सेइंग। और एक स्टूडेंट जो सुबह से 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बेडरूम में एसी चला के बैठे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट डे उसका पेपर है, तो उसको मे बी आधा लीटर पानी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो इट रियली वेरीज। वाटर का जो हमारा सोर्स है ना, वाटर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 3 सोर्सेस से पूरी हो रही होती है। एक तो इटसेल्फ वाटर, जो हम वाटर को वाटर की लिक्विड्स की फॉर्म में ले रहे हैं, भले वो हम प्लेन वाटर कंज्यूम करें, भले वो हम फ्रेश फ्रूट का कोई जूस पी लें, भले वो हम यखनी कंज्यूम करें, हम मिल्क कंज्यूम करें, हम टी या कॉफी कंज्यूम करें, इन सब के अंदर वाटर ऐड होता है या नहीं होता? मिलता है ना हमें इनसे पानी, तो इन लिक्विड से हमें वाटर मिल रहा होता है। सेकेंड नंबर पे देयर आर सेवरल फूड्स which provide us water, जिनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने अभी देखी हैं, कुकम्बर, वाटरमेलन, टमेटो, मिल्क, एप्पल, ये तमाम चीजें these are quite high in water content। तो अगर हम ऐसे फूड्स भी खाते हैं जो ये वाले हैं तो इनसे भी हमें बड़ा अच्छा अमाउंट में वाटर मिल जाता है। और थर्डली बहुत कम, आई थिंक 150 to only 200 ml, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म से भी जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं उनसे भी हमें वाटर कंटेंट मिल रहा होता है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीकों से वाटर हमें मिल रहा होता है, एक लिक्विड से, एक फूड से, और तीसरे नंबर पे हमारे मेटाबॉलिज्म से। ये 3 सोर्स है हमारे पास वाटर के। ठीक है जी। अच्छा अच्छा बेटे, राइट, सो लेट्स नाउ डिस्कस द सेकंड nutrient or the second food constituent, which is carbohydrates। अच्छा, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और दे प्रोवाइड अस एनर्जी। और कितनी एनर्जी हमें देते हैं? व्हेन 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज ऑक्सीडाइज्ड और बर्न्ड, it gives us 4 calories of energy। ठीक है, so chemically speaking carbohydrates are those compounds which are composed of carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, और जनरली जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो 2:1 की अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दे आर सिंथेसाइज्ड इन द ग्रीन पोर्शंस ऑफ प्लांट्स, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और उसकी इक्वेशन भी आपको पता है, व्हेन 6 molecules of carbon dioxide react with 6 molecules of water, so they produce a molecule of glucose and 6 molecules of oxygen। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की टिपिकल इक्वेशन है जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम इनको ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह की क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों नाम होते हैं। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, यानी कि वो पहले से ही यानी वो अपने जो अल्टीमेट सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन हो चुके हैं और मजीद हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? वो वाले हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर आ जाते हैं हमारे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ठीक है, तो इनको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। और जब हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर आ जाते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स, जिन्होंने फर्दर अभी ब्रेक डाउन होना होता है इनटू सिंपलर यूनिट्स। अच्छा, फिर अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं सिंपल कार्ब्स की और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कार्ब्स की। जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर जो सबसे कॉमनली फाउंड जो नेचर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम हेक्सोजेस कहते हैं, ठीक है, हेक्सोजेस, यानी कि these contain 6 carbon atoms। तो ये मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट होते हैं हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर कौन से आते हैं, हेक्सोजेस। Hexoses are also called as monosaccharides। Hexoses are also called as monosaccharides। मोनोसैकेराइड्स जैसे मैंने बताया ये वो वाले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं which cannot be further broken down। इनकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं, 3 are the most common examples: glucose, fructose and जनाब गैलेक्टोज। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, रिमेंबर। कहीं पे भी आप देखो कि ग्लूकोज लिखा हुआ है या डेक्सट्रोज लिखा हुआ है, एक ही बात, ठीक है। और another name for fructose is levulose। लेवुलोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बेसिकली प्लांट सोर्सेस से में बड़े कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स के अंदर। फ्रुक्टोज ज्यादा प्रेजेंट होता है। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और ग्लूकोज जैसे आपको पता है राइस में भी प्रेजेंट होता है, पोटैटोज में भी प्रेजेंट होता है, स्टार्ची वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है, फिर जैसे मैंने बताया फ्रूट्स में भी होता है, मिल्क में भी होता है, ठीक है। तो ये सारे ग्लूकोज के सोर्सेस। गैलेक्टोज नेचर में that is not found as in the free form, ठीक है। गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो मैंने सोर्सेस दोनों के बता दिए ना। गैलेक्टोज फ्री फॉर्म में नेचर में अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, मोनोसैकेराइड्स के अलावा
हमारे पास डाइसैकेराइड्स भी होते हैं। डाइसैकेराइड्स आर दोज carbohydrates which are formed when two monosaccharides are combined together. Disaccharides are those carbohydrates which are formed when two monosaccharides are joined together. और इसकी भी तीन कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक सुक्रोज है, एक लैक्टोज है और एक माल्टोज है। सुक्रोज हम टेबल शुगर को कहते हैं, जो घर में हम चीनी जो नॉर्मल हम खाते हैं। सबसे जो उसका बेस्ट सोर्स है वो कहाँ से आती है, शुगर केन से, जो गन्ना हम जिसको कहते हैं, या शुगर बीट से, ठीक है। माल्टोज जो है वो माल्ट शुगर से आती है, माल्टोज। माल्ट शुगर से आती है। और जो लैक्टोज है वो मिल्क से आती है। लैक्टोज को कॉमन लैंग्वेज में हम कहते ही मिल्क शुगर है। ठीक है, लैक्टोज मैंने बताया, लैक्टोज का जो कॉमन नेम है वो क्या है, मिल्क शुगर। तो पूछा माल्ट शुगर के सोर्सेस। माल्ट शुगर बेटे जैसे वीट के अंदर प्रेजेंट होती है, कॉर्न में प्रेजेंट होती है, बार्ले में होती है, सो बेसिकली ग्रेन्स, ठीक है। कुछ फ्रूट्स में भी माल्टोज होती है, जैसे पियर या पीच, इनके अंदर भी माल्टोज प्रेजेंट होती है। हाँ जी, माल्ट ड्रिंक भी इसी तरह बनता है बेटा। अच्छा, अब सुक्रोज, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है, यही बताया। तो सुक्रोज बेसिकली किन दो डाइसैकेराइड से बना होता है, ग्लूकोज से एंड फ्रुक्टोज। लैक्टोज बना होता है गैलेक्टोज से और ग्लूकोज। एंड थर्डली माल्टोज बना होता है with 2 molecules of glucose, यानी जब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो दे बेसिकली फॉर्म 1 molecule of maltose। क्वेश्चन है कि why fructose is called levulose। तो बेटे वाई का क्या इसमें, बस उसका नाम है, another name for fructose is called लेव्युलोज। इसमें वाई का मैं चेक करूंगा, अगर कोई इसकी रीजन मुझे पता चल गई तो मैं बता दूंगा आपको। अब ये तो इसी तरह की बात है, कोई मुझसे पूछे कि मेरा नाम ये क्यों है, ठीक है।
मैं बहरहाल फिर भी चेक करूंगा अगर मुझे इसकी कोई मिल गई तो। अच्छा जी, एक टर्म हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं शुगर्स की। तो शुगर्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स का जो कलेक्टिव नेम है दैट इज शुगर्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हम उनको शुगर्स कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि शुगर्स जाहिर है हम किस लिए यूज करते हैं खानों में? स्वीट टेस्ट ऐड करने के लिए, ऑब्वियसली इसीलिए यूज करते हैं ना। तो शुगर्स की जो, अब जाहिर है हमने जैसे मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स में देखा है कि डिफरेंट तरह की शुगर्स हैं। सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, डिफरेंट तरह की है। तो क्या इन सबकी स्वीटनेस सेम है? नहीं, नॉट रियली। जैसे अगर आप दूध पियो तो बहुत सारे छोटे बच्चे तो कहते हैं हमने दूध में भी चीनी ऐड करनी है, करते हैं ना ऐड। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्या चीज बेटे? क्या रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट? मैं समझा नहीं आपकी बात। क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, जो आपने, अच्छा आप खुद ही आंसर दे रहे हो, व्हाई फ्रुक्टोज इज कॉल्ड लेव्युलोज। तो क्या होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट? जरा आप ये भी एक्सप्लेन कर दो, या आपने गूगल से देख के तो बता दिया होगा कि जी क्यों इसको हम कहते हैं। तो आप जरा फिर ये एक्सप्लेन भी कर दो कि क्या होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्योंकि मेरी फिजिक्स अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे मैं आपको बता सकूं कि व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब अगर आपने बाकियों को इम्प्रेस कर ही दिया इतना बता के, तो थोड़ा सा मुझे भी इम्प्रेस कर दो ये बता के कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है और शुगर्स में कैसे यूज करते हैं हम उसको। अच्छा जी, सो बहरहाल स्मार्टनेस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस कभी कभी बैकफायर भी कर जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, सो बेटा मैं ये बता रहा था कि शुगर्स की स्वीटनेस जाहिर है वेरी कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी इसकी कि कुछ बच्चे, हालांकि मिल्क की अपनी शुगर प्रेजेंट होती है जो हमने अभी कहा लैक्टोज, लेकिन कुछ बच्चों को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता तो कहते हैं हमने शुगर ऐड करके मिल्क कंज्यूम करना है। ठीक है, इसी तरह जब जैसे अगर आप सारे फ्रूट्स में शुगर्स होती हैं, लेकिन बनाना जब आप खाते हो तो आपको वो ज्यादा स्वीट लगता है, और जब आप पीच खाते हो तो वो कम स्वीट होता है, ऑरेंज खाते हो तो वो भी कोई इतना स्वीट नहीं होता, एप्पल खाते हो तो उसकी स्वीटनेस और डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि जाहिर है शुगर्स की जो स्वीटनेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? शुगर्स की स्वीटनेस मेजर करने के लिए हम सुक्रोज को हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, यानी जो हमारी टेबल शुगर होती है उसको हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और उसको हमने स्वीटनेस असाइन की हुई है 100 यूनिट्स की। सुक्रोज को हमने स्टैंडर्ड या रेफरेंस बना के 100 यूनिट्स की स्वीटनेस असाइन की हुई है। ठीक है, और उसको जब हम बाकी शुगर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जो फ्रुक्टोज की स्वीटनेस है दैट इज 173, ग्लूकोज की स्वीटनेस है 74, एंड गैलेक्टोज की जो स्वीटनेस है दैट इज 30। सिमिलरली लैक्टोज की स्वीटनेस ऑन द सेम स्केल आ जाती है 16, एंड जनाब माल्टोज की स्वीटनेस
आ जाती है 32। ठीक है। अच्छा जी, लास्टली जब हम शुगर्स को हीट करते हैं तो शुगर्स के अंदर शुगर्स टर्न ब्राउन, और वो ब्राउन क्यों होता है, क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस नोन एज कैरामलाइजेशन। ठीक है, शुगर्स को जब हम हीट अप करते हैं तो शुगर्स टर्न ब्राउन, और उनके ब्राउन होने की वजह होती है द प्रोसेस ऑफ कैरामलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है कैरामलाइजेशन का, इसको फूड इंडस्ट्री काफी डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में एक्सप्लॉइट करी होती है, यूज करी होती है, जैसे कि डिफरेंट स्वीट्स बनाने में, डिफरेंट आइसक्रीम्स का फ्लेवर। आपने सुना होगा ना कैरामल फ्लेवर की कैंडीज, कभी खाई भी होंगी बचपन में, या शायद अब भी खाते होंगे। ठीक है, कैरामल फ्लेवर। तो वो Yes, अगर sir. आपको जहन में हो तो वो ब्राउन से कलर भी इवन उनका ब्राउन सा होता है ना, जो कैरामल फ्लेवर की कैंडीज या आइसक्रीम या ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं। ठीक है। Chocolates, sir. हाँ, तो इनको बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हम इस रिएक्शन को डेलिबरेटली करवा रहे होते हैं। हम शुगर को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं ताकि वो कैरामलाइजेशन का रिएक्शन हो, और फिर हमें जो रिक्वायर्ड ब्राउन कलर है, और जाहिर है सिर्फ कलर तो चेंज नहीं होता उसकी, ऑब्वियसली जब हम हीट करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको भी चेंज कर पाते हैं। तो जो हमें रिक्वायर्ड फिर प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो फिर हम इवेंचुअली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर हम फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। अच्छा जी, फिजा इज आस्किंग सर इज सुक्रोज द स्वीटेस्ट, जिसको स्टैंडर्ड लिया हमने। नहीं बेटे, सुक्रोज स्वीटेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। देखो स्वीटेस्ट तो अगर आप देखो, मैंने आपको सबसे ज्यादा बताई है, अल्लाह भला करे, फ्रुक्टोज 173 जिसका स्केल पे आ रहा है। सुक्रोज स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड का मतलब है कि बस हम उसको रेफरेंस लेके बाकी शुगर्स की स्वीटनेस हम देखते हैं कि क्या सुक्रोज से कम है या सुक्रोज से ज्यादा है, और अगर कम है या ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, दैट्स इट। यानी सुक्रोज हमारा स्टैंडर्ड है या हमारा रेफरेंस है, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट नहीं है। जो मैंने आपको मोनो डाइसैकेराइड्स बताई हैं उनमें सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट जो है वो फ्रुक्टोज है। ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हमारे थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट बात जो हमने डिस्कस करना है लेक्चर में, दैट इज कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंप्राइज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, अब ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड when 3 to 7 monosaccharides are joined together. Oligosaccharides are formed when 3 to 7 monosaccharides are joined together. और जाहिर है polysaccharides are formed when more than 7 monosaccharides are joined together. अच्छा, जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो हमारे पास दो ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हमारे जहन में आती हैं, जो सबसे कॉमन जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है। एक को हम रेफिनोज कहते हैं, रेफिनोज, और एक को हम स्टार्चियोज कहते हैं, स्टार्चियोज। अच्छा,
रेफिनोज किन फूड्स में प्रेजेंट होती है? जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, जो हमारे लेग्यूमिनस फूड्स होते हैं, उनके अंदर से हमें रेफिनोज मिलती है। लेग्यूम फूड्स जैसे कि हमारे चिकपीस हो गए, चने, तमाम तरह की जो हम दालें खाते हैं, लेंटिल्स, बीन्स हो गए, पीस हो गए, इन सबको क्या कहते हैं? लेग्यूम्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर से हमें रेफिनोज मिल रही होती है। और आपने अक्सर शायद खुद भी कभी हुआ हो, आपके साथ ऑब्जर्व किया हो या नोटिस किया हो, मे बी पीपल अराउंड यू, कि जी जब दाल ज्यादा खा लेते हैं तो जैसे भाई अब हमें गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, कहते हैं ना कि जी अब गैस हमने सॉरी दाल हमने ज्यादा खा ली है या चने ज्यादा खा लिए हैं तो हमें अजीब सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रही है। तो वो एक्चुअली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट किस वजह से होती है? रेफिनोज की वजह से होती है। और दूसरा मैंने बताया कि स्टार का यूज, स्टार या स्टार्चियोज या स्टार का यूज दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो वो हमें मिलती है डिफरेंट वेजिटेबल से, जैसे कि सोयाबीन्स, डिफरेंट बीन से ही ज्यादा मिलती है, ग्रीन बीन्स हो गए या सोयाबीन्स हो गए। ठीक है, तो ये 2 कॉमनेस्ट एग्जांपल्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और फिर हमारे पास आ जाती हैं पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स में 3 एग्जांपल्स हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन हमें नजर आती हैं, वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्च is basically made of amylose and amylopectin. Starch is made up of amylose and amylopectin. स्टार्च किन फूड्स में प्रेजेंट होती है? पोटैटोज में होती है, राइस में होती है, व्हीट में होती है, पास्ता में होती है, ब्रेड में होती है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों से हमें स्टार्च आ रहा होता है। और मैंने जैसे बताया कि स्टार्च इज मेड अप ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज बेसिकली जो होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स की स्ट्रेट चेन होती है, यानी एक सिंगल लाइन में ज्वाइन किए हुए होते हैं डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। और एमाइलोपेक्टिन जो होती है वो ब्रांच्ड चेन होती है। एमाइलोज इज स्ट्रेट चेन, एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड चेन। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा बेटे ये है कि एमाइलोज कंटेन्स 70 to 350 मोनोसेकेराइड्स। एमाइलोज कंटेन्स 70 to 350 मोनोसेकेराइड्स। और एमाइलोपेक्टिन contains more than 350 monosaccharides. दो डिफरेंस ही नहीं हो गए। एमाइलोज स्ट्रेट चेन है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है, पहला। दूसरा, एमाइलोज के अंदर 70 to 350 यूनिट्स होते हैं मोनोसैक्स के, और एमाइलोपेक्टिन के अंदर मोर देन 350 यूनिट्स होते हैं। फिर ग्लाइकोजन मैंने बताया। ग्लाइकोजन आपको पता है जो सबसे कॉमन बेसिकली हमारा सोर्स है ग्लाइकोजन का। आपको पता है हम जो भी ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं वो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल बॉडी में वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल बॉडीज के अंदर ग्लूकोज इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्टोरेज हमेशा ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। और फूड्स में ग्लाइकोजन डिफरेंट जिन फूड से आती है, अगेन वो आपके जो सीरियल्स हो गए, राइस, कॉर्न,
पोटैटोज, wheat, ये मेजर सोर्सेज हैं ग्लाइकोजन। फिर थर्ड मैंने आपको कहा था कि जी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड है दैट इज सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज हमारे पास आती है नट से, लेग्यूम से। जो एक बहुत ही अच्छा सोर्स सेल्यूलोज का होता है हमारी डाइट में वो है स्किन ऑफ एप्पल। मजे की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। क्यों? ऐसा क्यों है? वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव द एंजाइम सेल्यूलेज, जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। बट स्टिल सेल्यूलोज हमारी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो कैसे? क्योंकि इट फंक्शंस एज फाइबर, और हमारी डाइट में बल्क ऐड करता है, हमारी बाउल मूवमेंट्स में हेल्प करता है, हमारी लूज टूल्स को सॉलिडिफाई करता है। जैसे डायरिया अगर किसी को हो तो उसके अंदर एप्पल इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो ऑल्दो हमारे हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट स्टिल सेल्यूलोज कंज्यूम करना थ्रू कंजम्पशन ऑफ दीज फूड्स जो मैंने आपको भी बताए हैं, इट्स गुड, इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं बड़ी आसानी से। रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं, कोई बता सकता है? ये तो खैर आप अभी आपने फेस किया, आपको पता भी है। जैसे हमारी ये कैटल हो गई, जितनी भी काउज, बफेलोज, गोट्स, शीप, ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? रूमिनेंट्स। ठीक है, और रूमिनेंट्स कैन, क्योंकि ये खाते हैं ना घास वास, तो उसके अंदर भी सेल्यूलोज होता है, तो दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज दे डू हैव द एंजाइम सेल्यूलेज। बिल्कुल, ये बकरी वकरी जितनी भी ऐसे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इसको बेटे कहते हैं ये होता है हमारा सेल्यूलोज। ठीक है, फिर कुछ और तरह के भी पॉलीसेकेराइड्स, पेक्टिन हो गया या एगर हो गया, ये भी कुछ आपकी बुक में दिए हैं, या आप इनको पढ़ सकते हो कि इनको भी हम डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। समटाइम्स डिफरेंट फूड्स में भी यूटिलाइज करते हैं, नॉर्मली एज बल्किंग एजेंट हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बर्न्ड और ऑक्सीडाइज्ड, इट प्रोवाइड्स अस 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की ह्यूमन बॉडीज में या एनिमल बॉडीज में, दैट इज ऑलवेज द ग्लाइकोजन। हर्बीवोरस मैमल्स बिल्कुल ऐसे ही बने। और फूड सोर्सेज भी मैं जाहिर आपको बता चुका हूँ। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स आता है चपाती से, ब्रेड से, पास्ता से, राइस से, पोटैटो से, मिल्क से या मिल्क प्रोडक्ट से। तो ये तमाम जो हमारे सोर्सेज हैं, अगर आपसे कोई भी पूछे कि ह्यूमन डाइट में व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ कार्ब्स, तो आप उनको चपाती बता सकते हो, ब्रेड बता सकते हो, पास्ता, राइस, पोटैटोज, ये तमाम चीजें आप उनको बता सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से लास्टली ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 39 पे, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ सम फूड्स पर 100 ग्राम। तो ये इस टेबल को आप देख सकते हो,
कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो मैंने बता दिया आपको, जैसे चपाती 57 ग्राम्स लिखा हुआ है, राइस 80 ग्राम्स लिखा हुआ है, वाइट शुगर 99.5 ग्राम्स लिखा हुआ है, व्हीट फ्लावर जो है या कॉर्न फ्लावर जो है, दैट इज ऑल दीज आर ऑब्वियसली हाई इन कार्ब्स। और बाकी जाहिर है जो वेजिटेबल्स हो गई, जो फ्रूट्स हैं, उनसे भी हमें कार्ब्स आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, डिफरेंट शुगर्स आती हैं, लेकिन जाहिर है कम अमाउंट में आती हैं। जैसे एप्पल आप देख सकते हो, या बनाना आप देख सकते हो, या इसी तरह डिफरेंट वेजिटेबल्स आप देख सकते हो, तो उनसे भी हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लेकिन वो जाहिर है काफी कम अमाउंट्स में होते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर हम लिपिड्स और प्रोटीन्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सर एक क्वेश्चन